समझ में आया? चलो, सहकारी बैंक समझ में आया? देखो लास्ट में सहकारी बैंकों में ये लिखा था या नहीं, देखो जरा कि जो सहकारी बैंक है उनमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 60% ऋण देना है। लिखा उसमें? देखो लिखा है नहीं लिखा उसमें? अब मुझे सुनो, क्या आप लोगों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पढ़े? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जल्दी टाइम बर्बाद मत करो मेरा। संबंधी ऋण नियम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण नियम। दोस्तों जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं इनसे आरबीआई ने कहा कि आप एक काम करें, अपने लोन का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दे। कोई समस्या? इसमें से कृषि के लिए 18%। कल पढ़ा आपने घर पे? दोस्तों जितनी भी आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, इन्हें बताओ कितना? 75। शाबाश। और याद रखो जितनी भी सहकारी बैंक्स हैं एवरीवन क्या लिख लो? 60%। 60%। सही है? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग घर पे लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग विभेदित बैंक, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। विभेदित बैंक, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड बैंक, मेरे साथ साथ लिखेंगे। विभेदित बैंक। लाइट जल गई? लाइट जलानी है क्या? वहां जलानी है? यहाँ लाइट जला दो, हो गया। विभेदित बैंक। मेरे प्यारे साथियों मैंने कहा था प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बारे में पढ़ के आना है। पढ़ के आए हो? नाम पता है सबको? कृषि, आगे बोलो, एमएसएमई, आगे आवास, आगे कमजोर वर्ग, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास हो गया हाउसिंग, और सामाजिक बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य शिक्षा हो गए, कृषि। सही है? देखो दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब है कि जो थोड़ी सी विभेदित हो, थोड़ी अलग हो। सबसे पहला पॉइंट, इस प्रकार के बैंकों का जो सिद्धांत है ये ऐसी बैंक होनी चाहिए, इसके लिए नचिकेत मूल समिति ने सिफारिश दी। तो पहला पॉइंट तो ये नचिकेत मूल समिति। दूसरा पॉइंट इनका कहना था कि विभेदित बैंक के माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन होगा। तो वित्तीय समावेशन, क्या मैंने कभी शब्द पढ़ाया? हाँ, वित्तीय समावेशन। तो दोस्तों जिन्हें नहीं पता वो सब लोग सुनी लो। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है उन लोगों का बैंकिंग क्षेत्र से संबंध स्थापित करना। दूसरी भाषा में समझो, जिन लोगों का बैंक में किसी भी प्रकार का अकाउंट नहीं है उन लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाना। और तो और ना कि सिर्फ बैंक में अकाउंट खुलवाना बल्कि उन लोगों को सभी प्रकार की बैंक संबंधी सुविधाएं प्रदान करना कहलाता है वित्तीय समावेशन। अच्छा शब्द सीखने को मिला। तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जो बैंकिंग क्षेत्र से ताल्लुकात नहीं रखते हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो नचिकेत मूल समिति ने कहा कि भैया देखिए भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक विभेदित बैंक को बनाना चाहिए। और आरबीआई ने इनकी बात सुनी और आरबीआई ने इस समिति की सिफारिश के बाद हमारे देश में दो प्रकार की विभेदित बैंक बनाई। पहली है दोस्तों जिसे कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। और दूसरा इज कॉल्ड पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं भुगतान बैंक। दोस्तों हमारे देश में दो प्रकार की नई बैंक हमारे देश में आई और ये बात चल रही है लगभग 2014 की। 2014 दोस्तों हमारे देश में दो नए प्रकार की बैंकों का आगमन शुरू हुआ और दो नए प्रकार की बैंक्स बनाई गई, एक लघु वित्त बैंक और एक पेमेंट बैंक। बहुत गौर से सुनेंगे। जो लघु वित्त बैंक होती हैं इनके बारे में अगर मैं आपसे समझाऊं तो लघु वित्त बैंक पॉइंट नंबर 1 यह है, जमाओं को दोस्तों जमाओं को स्वीकार भी करती है, जमाओं को स्वीकार एवं दोस्तों ये ऋणों को प्रदान भी करती है। दोस्तों ये दोनों काम करती हैं। जैसे एक वाणिज्यिक बैंक है कि जमाओं को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ये दोनों काम लघु वित्त बैंक के होते हैं। आरबीआई ने कहा जल्दी से मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप अलग से ले सकते हो कि यदि एक प्राइवेट बैंक का, कल आपको प्राइवेट बैंक पढ़ाई थी भारतीय और विदेशी याद आया, तो प्राइवेट बैंक को अगर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस, तो आरबीआई ने कहा रुपीस 500 करोड़ होने चाहिए। ये बात आप अलग से लिख सकते हो कि आरबीआई ने कहा कि अगर एक प्राइवेट बैंक को लाइसेंस चाहिए तो कितना होना चाहिए? 500 करोड़ रुपए। बोलो क्लियर? क्या प्राइवेट बैंक बनाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 500 करोड़ की। इसी प्रकार से आरबीआई ने कहा कि यदि आपको लघु वित्त बैंक का लाइसेंस चाहिए हो तो आपके पास न्यूनतम पूंजी, आपके पास न्यूनतम पूंजी, मिनिमम कैपिटल, न्यूनतम पूंजी आपके पास रुपीस 200 करोड़ होना चाहिए। दूसरी बात बताएं दोस्तों, जो लघु वित्त बैंक है ये अपने किसी एक ग्राहक को लघु वित्त बैंक किसी एक ग्राहक को अधिक से अधिक, आरबीआई ने कहा अधिकतम आप रुपीस 25 लाख तक का ऋण दे सकते हो। ये कहा कि दोस्तों किसी एक ग्राहक को मैक्सिमम ये कितना ऋण दे सकते हैं? 25 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। ये इनमें कंडीशन है। जो लघु वित्त बैंक है ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों देती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जानते ही होंगे। आपके पास जो बैंक का सेविंग अकाउंट है क्या उसका एटीएम कार्ड है? दैट इज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जानते हैं। दोस्तों ये हुआ लघु वित्त बैंक। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में हमारे देश में 11 लघु वित्त बैंक है। कितनी है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल मैं आरबीआई की एक लिस्ट दिखा रहा था उसमें था दोस्तों, अगर वो अभी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूं। मुझे मिलना तो चाहिए दोस्तों, अगर तो बैंक्स इन इंडिया लिस्ट ना, अगर मुझे भी मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो इसी लिस्ट में था कल। तो अगर हम बात करें ये लो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रही हमारे भारत की 11 लघु वित्त बैंक। एयू स्मॉल फिनकेयर फाइनेंस दोस्तों कैपिटल, तो ये है 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
बोलो जी यस। दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, सूर्योदय, उत्कर्ष, जनलक्ष्मी, यूनिटी स्मॉल, शिवालिक, स्लाइस स्मॉल, जीवन, ईसफ कैपिटल। दोस्तों ये हमारे भारत में इस समय वर्तमान में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनमें से आप याद करो, कल मैंने कहा था एक टॉपिक पढ़ा था लोकल एरिया बैंक्स, तो लोकल एरिया बैंक्स में एक थी कैपिटल लोकल एरिया बैंक जलंधर की, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई। पता है कल आपको? देखो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर, देखो दिखाई जलंधर। तो अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो हमारे देश की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो जो सबसे पहली बार जिसने अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम शुरू किया तो वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इज इट ऑल राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्या बात समझे? आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग पेमेंट बैंक्स की। जरा ध्यान से देखो, हमारी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जमाओं को स्वीकार भी करती है और ऋण प्रदान करती है। बोलो करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सिर्फ इनको आरबीआई ने कहा कि लल्ला आप सिर्फ जमाओं को स्वीकार करोगे, याद रखना ये सिर्फ जमाओं को स्वीकार करती है। आरबीआई ने कहा आप सिर्फ जमाओं को स्वीकार करोगे, आप सिर्फ जमाओं को स्वीकार करोगे, आप ऋण प्रदान, दोस्तों ब्रैकेट में लिख लो, ऋण प्रदान नहीं कर सकते हो, ऋण प्रदान नहीं कर सकते हो। बोलो समझ में आया? दे कैन ओनली प्रोवाइड यू, दे कैन ओनली एक्सेप्ट द डिपॉजिट, सिर्फ जमाओं को स्वीकार करेंगे। अपार्ट ऑफ दैट दोस्तों जरा ध्यान सुनना, वहां पे मैंने कहा न्यूनतम पूंजी, अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो न्यूनतम कितनी पूंजी चाहिए थी? इसमें अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम 100 करोड़। बोलो समझ गए? 100 करोड़। इज इट ऑल राइट? 100 करोड़। और दोस्तों एक बात और, कोई एक ग्राहक इसमें अधिकतम, आरबीआई ने कहा अधिकतम रुपीस 2 लाख जमा कर सकता है। याद रखना पहले ये 1 लाख था, अभी 2 लाख हो गया। इस पेमेंट बैंक में कोई एक व्यक्ति अधिकतम कितने रुपए जमा कर सकता है? 2 लाख। क्या ये आपको क्रेडिट कार्ड देगी? क्या ये क्रेडिट कार्ड देगी? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से तो लोन लेते हैं और लोन देना अलाउड नहीं है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे देश में 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कितनी? पहले 6 थी, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गई। आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक का केस। बोलो यस। तो हमारे देश में इस समय 5 है, इनने लिस्ट में अपडेट नहीं किया, इनकी लिस्ट में 6 है। लेकिन दोस्तों ये पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका लाइसेंस क्या हो गया? रद्द कर दिया। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, दोस्तों एनएसडीएल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारत में जितने भी पोस्ट ऑफिस के 1.5 लाख ब्रांचेस हैं वो सब पेमेंट बैंक का काम कर रहे हैं। नाम दिया आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में पहली जो पेमेंट बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। मतलब इस समय 5 है, लेकिन सबसे पहली बार जिसने अपना काम शुरू किया था तो पहली पेमेंट बैंक कौन सी है? एयरटेल पेमेंट बैंक। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड बैंक, दिस इज कॉल्ड विभेदित बैंक, दिस इज कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द पेमेंट बैंक। बोलो ज्ञान मिला? नाउ लास्ट में एक और डिस्कशन था जिसका हमने नाम दिया था डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक। तो आइए दोस्तों बात करेंगे डेवलपमेंट, या इन्हीं को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड, क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक्स। या मेरे प्यारे साथियों हमने इनको एक और नाम दिया है, इसको हम कहते हैं विकास, या कहते हैं विशेषीकृत विकास, या विशेषीकृत विकास, या विशेषीकृत बैंक, राइट। और दोस्तों हमने इनको एक और नाम दिया, इन्हीं को हम कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शॉर्ट में मैं कहता हूं AIFI, और हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। इन्हीं को हम कहते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों ये एक्चुअली विकास बैंक क्या है, या स्पेशलाइज्ड बैंक क्या है, या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान क्या है, बहुत गौर से सुनोगे दोस्तों। अगर हम बात करें कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान या विकास बैंक कह लो या फिर विशेषीकृत बैंक कह लो, पहले आप मुझे बहुत गौर से सुनो दोस्तों। ये वो बैंकें हैं जो किसी एक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से काम करती हैं, इन्हें दूसरे क्षेत्रों से कोई भी लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। अच्छी समझ में आई या नहीं आई? बोलो समझ गए? दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। तो अगर हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या है? तो स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब है एक वो बैंक जो किसी एक विशेष काम के लिए बनाई गई और जिसका काम है किसी एक विशेष क्षेत्र का विकास करना। दोस्तों इन्हें दूसरे क्षेत्रों से कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें दूसरे क्षेत्रों से कोई भी मतलब नहीं है। इनका मतलब है सिर्फ एक ही क्षेत्र का विकास करेंगे, सिर्फ उसी क्षेत्र को देखेंगे और उसे हम कहते हैं उसी क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता, उसी क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाने का काम करते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं विकास बैंक। मुझे एक सेकंड दे दीजिए आप लोग, इन्हें हम लोग कहते हैं विकास बैंक। आप मुझे एक बार हाई करना। देखो औकात दिखाना तो जरूरी है ना, नहीं समझे आप लोग? कि औकात कहो या कहो अपना स्तर तो दिखाएंगे ना, कि और ये भी दिखाएंगे कि माता पिता ने क्या संस्कार दिए, है ना। तो वो दिखाएंगे नहीं, जब तक खाना नहीं पचेगा। और करोगे हाय? और करोगे बेटा? अब हाय नहीं, अब बाय करेगा ये बोर्ड पे नहीं, इसे डबल क्लिक करके पीछे खोल दो बस, मतलब डेस्कटॉप पे पेस्ट करो और वहीं डबल क्लिक कर दो, दैट्स इट ना। तो दोस्तों डेवलपमेंट बैंक, और नहीं एक काम करो बोर्ड भी खोलो। तो दोस्तों हम बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स की, जरा ध्यान सुनेंगे। ऐसी बैंक्स जो विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई, जिन्हें दूसरे क्षेत्रों से कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लैंड डेवलपमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। दोस्तों अगर हम, पता नहीं यहाँ साफ दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं जिन्हें पीछे नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये दिखाना भी नहीं है। जब आप घर पर इसकी PDF पढ़ोगे तो उसमें दिखाई देगा। बोलो यस। नहीं रुको, इनके बैच में इसे अपलोड कर दो, है ना। और अब इसे यहाँ से हटाकर हम यहाँ पे लगा दो, इनके बैच में अपलोड कर दो जितने भी बैच चल रहे। हाँ तुरंत हैंड टू हैंड। दोस्तों ये आपके अपलोड हो जाएगा नोट्स के सेक्शन में, आता है ना नोट्स। चलो फिलहाल अभी से समझो आप। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश में अगर हम बात करें भूमि विकास बोले तो लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास का मतलब होता है कृषि क्षेत्र का विकास। भूमि विकास का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास।
तो यदि हम जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास करते हैं या जब भूमि विकास मतलब कहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का विकास, दैट इज कॉल्ड भूमि विकास। तो हमारे हिंदुस्तान में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है नाबार्ड। एवरीवन, कौन काम करता है? नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक है औद्योगिक विकास, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम अपने देश में उद्योगों के विकास की बात करें, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात करें, तो इसके लिए काम करता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में आवासीय विकास, जैसे जहां पर सोसाइटीज होती हैं, जो आवास होते हैं, बड़ी बड़ी आपने देखा बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे जो बैंक्स लोन देती हैं बिल्डर्स को आवास के लिए, दोस्तों इसके लिए भारत में काम करता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में आयात एवं निर्यात विकास की, क्या आयात एवं निर्यात विकास की, तो अगर हम बात करते हैं हमारे देश में आयात एवं निर्यात विकास की, तो हमारे देश में काम करता है एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे देश में बुनियादी ढांचे के विकास की, बुनियादी ढांचा क्या होता है? तो बुनियादी ढांचे के विकास का मतलब है, बुनियादी ढांचा का मतलब है दोस्तों कि हमारे देश में सड़कें बनाना है, हमारे देश में बांध बनाना है, हमारे देश में बड़े बड़े बंदरगाह बनाने हैं, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने हैं, बड़ा सा पावर प्लांट बनाना है, बिजली संयंत्र। दोस्तों इसके लिए काम करता है 2021 में बनाया गया नेफिड, दैट इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड नेफिड। तो अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में ये 5 विकास बैंकें हैं, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम और नेफिड। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे हिंदुस्तान की 5 विकास बैंकें हैं जिन्हें हम बोलते हैं भूमि विकास के लिए नाबार्ड, औद्योगिक विकास के लिए सिडबी और आवास विकास के लिए एनएचबी और आयात निर्यात विकास के लिए एक्जिम और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दैट्स कॉल्ड द विकास बैंक, विशेषीकृत बैंक। ध्यान समझना, क्यों हमने इन्हें विशेषीकृत बैंक कहा? विशेषीकृत बैंक का मतलब जैसे नाबार्ड है, वो सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास ही करेगी विशेष रूप से, ये किसी अन्य क्षेत्र में अन्य सेक्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है आप समझ गए। और इन्हीं को हम कहते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। एक एग्जाम में सवाल पूछा गया, देखो आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है? आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड बस इतना सा है, ये पूछा जाएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलो जी, ये एग्जाम का स्टैंडर्ड है, बोलो जी यस। अब अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें जो नाबार्ड है, राइट, या चलो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं, इज नाबार्ड, हिंदी में बोलते हैं क्या नाबार्ड एक बैंक है? तुम्हें किसने बताया था? पढ़े थे? हमसे नहीं पढ़ी ना तुम? कभी नहीं पढ़ी? एक सप्ताह से पढ़ी है, हाँ। और बाद में जब तुम सेलेक्ट हो जाओगी तो उसके बाद कहना किसी कोचिंग से भी नहीं पढ़ी, सेल्फ स्टडी करिए, राइट। अरे होता नहीं, हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कोई पूछेगा भैया कहां से पढ़े, सेल्फ स्टडी करी हमने, हाँ, है ना। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या नाबार्ड एक बैंक है? अरे नेशनल बैंक, एनएबी नेशनल बैंक, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, तो नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी ये सब बैंक्स हैं। हाँ, क्यों नहीं है? अब वही बताएगी बस बेटा, खत पढ़े। हाँ, क्यों नहीं है? नो, क्यों नहीं है? और कोई बताएगा क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि दोस्तों इसने मुझसे बहुत अच्छी तरह पढ़ा। तुम्हें किसने बताया? हाँ तो ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है? क्योंकि कल ही तो बैंक क्या होता है पढ़ाया। तो बैंक क्या होता है? जो जमाओं को और ऋण। क्या आप में से किसी का नाबार्ड में अकाउंट है क्या? क्या आपने कभी किसी से नाबार्ड से लोन लिया क्या? इसका मतलब है नाबार्ड ना तो आपके डिपॉजिट को जमा करता है और ना आपको लोन देता है, इसलिए नाबार्ड बैंक नहीं है। बोलो जी यस। तो नाबार्ड क्या है? वो जो उसने बताया था बिल्कुल सही, नाबार्ड एक वित्तीय संस्थान है, इसलिए बोलते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। तो नाबार्ड बैंक है, यस, नाबार्ड बैंक है लेकिन अपने नाम से ना कि काम से। बोलो जी यस और नॉट। तो नाबार्ड बैंक है लेकिन अपने नाम से ना कि काम से, दैट्स कॉल्ड नाबार्ड। बोलो जी यस। बाकी दोस्तों नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम, नेफिड, फिलहाल आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड में सिर्फ इनके फुल फॉर्म आते हैं, या थोड़ा बहुत आ सकता है इनका स्थापना कब हुई, सॉरी स्थापना कब हुई। तुम्हारे हमारे लैंग्वेज में स्थापना, तुम्हारे में स्थापना, तो हम लोग बोलते हैं स्तर, तुम बोलते हैं स्तर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक और सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि नाबार्ड के लिए शिवरमन समिति बनाई गई, और एक और नाबार्ड का हेडक्वार्टर दोस्तों हम मुंबई में है, इसके हेड शाहजी के भी हैं, बस इतना आएगा। और मैंने नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, एक्जिम, नेफिड इनके बारे में संपूर्ण आपको मटेरियल दे दिया है, आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों इतना लाइक अगर आपको पढ़ना है तो मैं भी आपको गधों की तरह लिखवा देता हूं कि लिखो बेटा नाबार्ड के बारे में, तो आप लोग इसको घर से पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, तो आप देखिए थोड़ा और पढ़ना है तो आप विविध बैंक के बारे में थोड़ा सा और पढ़िएगा। बोलो जी यस। इसे पीछे जरा डबल क्लिक करके खोलो, थोड़ा वहां साफ आएगा, पीछे जरा डबल क्लिक करके खोलो, हाँ यहाँ पे पेस्ट करके उसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दो बस, और ये अपलोड कर दिया आपने हर जगह। तुमसे हमने कहा बैच में अपलोड कर दो, तुम कह रहे टेलीग्राम पे। बस थैंक यू। नाउ कहाँ गया? नो कहाँ गया वो? तुमने क्लिक किया? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ देखो दोस्तों, ये देखिए अगर आपको स्मॉल विविध बैंक के बारे में पढ़ना है तो आप इसको पढ़िएगा आराम से, ये आपके बैच में अपलोड भी करवा दिया मैंने। मेन बातें इसकी जो थी वो मैंने लिखवा दी, बाकी बहुत डिटेल में मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर आपका मन आए तो कर लीजिएगा। बोलिए यस। इसके बाद देखिए मैंने भुगतान बैंक के बारे में पूरा लिखा, एक नया कॉन्सेप्ट है नियो बैंक, मन में आया तो पढ़ना, वरना छोड़ देना, आपके एग्जाम के लिए नहीं है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें ये, फिर मैंने क्या किया, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, ये देखिए विकास बैंक, विशिष्ट बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। बोलो यस। सबसे पहले नाबार्ड पढ़ लो एक एक करके, ऐसी पढ़ो जल्दी रफ रफ। 12 जुलाई 1982 दोस्तों शिवरमन समिति, स्थापना 100 करोड़ के साथ हुई। 31 मार्च, ये सब आपकी जरूरत नहीं है आपको, नाबार्ड ये सब छोड़ो दोस्तों, मुख्यालय मुंबई में है। और देखो इसके बारे में यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हो, नाबार्ड की पहल का उद्देश्य क्या? टिकाऊ और समतापूर्ण कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, कृषि में उत्पादकता में सुधार, ये सब काम करना। फिर मैंने आपको दोस्तों सिडबी लिख रखा है, तो बोलो जी यस। सिडबी आपने घर पे बैठ के आराम से लिखोगे, बोलो लिखोगे क्या?
पक्का ना। एनएचबी भी लिखा है ऐसी नंबर 4 पर दोस्तों, आप जरा देखोगे तो नंबर 4 एनएचबी के बाद एक्सिम और नंबर 5 नेफेड, ये देखो सब कुछ लिखा। 2021 के बजट में घोषणा हुई, अप्रैल 2021 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई। बोलो लिख लोगे आप? तो अब आप इसके बाद जगह छोड़ दो कम से कम 2 पेज, तो आप नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम, नेफेड इनको आप घर पे लिखोगे, बस एक पन्ना आगे पीछे भी छोड़ दो, काम चल जाएगा। बोलो जी यस। पूरा मत लिखना इससे, जो आपको काम का मिले वो लिखना, जैसे मैं लिखवाता हूं। बोलो जी यस। नहीं समझे क्या? पक्का? तो अब ये क्या ही पढ़ाएं कि स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कब है? दोस्तों ये तो बहुत बकवास किस्म की पढ़ाई है। बकवास किस्म की मतलब अन्य अलग अलग की कोचिंगों में होता है, जहां पे टीचर्स के पास कंटेंट कम है, वो बैठ गए उन्होंने कहा लिखो पंचवर्षीय योजना, उन्होंने कहा आज हम पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, उन्होंने एक दिन में 3-4 पंचवर्षीय योजना लिखाई, ऐसी 12 पंचवर्षीय योजना 6 दिन चली, उन्होंने कहा हो गया 5 ईयर प्लान। और दोस्तों डॉक्टर भरत की क्लास में सिर्फ हम 30 मिनट 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं और 25 मिनट, दैट्स इट, क्योंकि हमारा पढ़ाने का मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है, समय बदल रहा है, तो अपन को पद्धति भी बदलनी है। बोलो जी यस। जिससे कम समय में अपन ज्यादा चीजें पढ़ पाएं और एग्जाम के लिए पढ़ पाएं, टाइम पास ना करें क्लास में। नहीं तो दोस्तों ऐसे ऐसे मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा, दिस इज कॉल्ड टाइम पास। तो इसलिए क्लास में कॉन्सेप्चुअल टॉक होने चाहिए, ये मेरा विचार है। कॉन्सेप्ट जो आप किताबों से ना समझ पाएं, ये तो आप अपने आप समझ जाएंगे, दैट्स इट। बाकी तो बता दिया कि अगर हमारे देश में आयात निर्यात के लिए नियम बनाने, जैसे मैं बैंक के पास जाऊं और मैं कहूं बैंक मुझे लोन चाहिए, बैंक कहेगी किस लिए? मैं कहूंगा क्योंकि मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है और मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो बैंक कहेगी अच्छा, तो बैंक क्या करेगी? तुरंत एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो है उसने जो बैंक के लिए गाइडलाइंस बनाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन देने के लिए, वो उस गाइडलाइंस को खोलेगी और उसके अनुसार मुझे लोन देगी। आई होप आप समझ गए एक्सिम क्या करती है। बोलो यस। जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या कोई बंदा बैंक के पास होम लोन लेने नहीं, कहा कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक देखेगी एनएचबी ने क्या गाइडलाइंस बनाई, तो बैंक उन्हें क्या देगी? लोन। बोलो यस और नॉट, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। चलिए आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट, ये सब यहां भी लिखा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन है। बोलो जी यस ना। थोड़ा सा बताते हैं जो सिडबी है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो मुद्रा। दोस्तों मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, दैट इज मुद्रा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसे हम बोलते हैं मुद्रा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यह मुद्रा का फुल फॉर्म, यह मुद्रा का फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, दैट इज मुद्रा। अगर मुद्रा की बात करें तो ये क्या है? यह है सिडबी की सहायक निकाय है। यह सिडबी, ओहो क्यों ही पढ़ाना है आपको अलग से? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मुद्रा के बारे में लिख रखा, आइए यहीं पे बता देते हैं। यहाँ देखो, ये देखो दोस्तों, ये लिख रखा, याद आ गया अचानक से। ये देखो, ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यहीं से देख लेते हैं। ये सिडबी की एक सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी का मतलब होता है, अगर हम सहायक कंपनी की बात करें तो सहायक कंपनी का मतलब होता है ये ना ऐसे। तो अगर हम बात करें सहायक कंपनी, कहाँ गया मतलब, हाँ ये सिडबी की एक सहायक कंपनी है। तो सहायक कंपनी का मतलब होता है सब्सिडरी। ये आपकी कॉपी में, ये आपके नोट्स में ऐसे ही रहेगा, लिखा हुआ रहेगा ये सब्सिडरी। सहायक कंपनी का मतलब क्या है? सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या होता है दोस्तों? सब्सिडरी का मतलब होता है जैसे लाइक एक रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी सी कंपनी है, तो एक रिलायंस का जियो है, एक टेलीकॉम है, अरे बोलो यस। ऐसे ही कुछ और सेक्टर में है, रिलायंस ज्वेल्स में भी है, रिलायंस ट्रेंड्स में भी है, अरे बोलो यस। तो ये सब रिलायंस के सब्सिडरीज हैं। तो सब्सिडरी का मतलब एक पेरेंट कंपनी होती है सबसे बड़ी और उसकी छोटी छोटी, दैट इज सब्सिडरी। बोलो जी यस। ब्रांचेस नहीं कहेंगे, शाखाएं नहीं, एक दूसरा विंग नहीं समझ में। जैसे हमारा केजीएस खान ग्लोबल स्टडी एक पेरेंट कंपनी हो गई, हम केजीएस पब्लिकेशन चलाते हैं, मान लो कल को हम केजीएस हॉस्टल्स चलाने लगे, केजीएस फूडिंग चलाने लगे, तो ये सब क्या होंगे? हमारी सब्सिडरी। दोस्तों सिडबी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है मुद्रा। बोलो क्लियर? हमारे भारत सरकार ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम दिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 8 अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना हुई। तो अगर मुद्रा बैंक की स्थापना की बात करें तो मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 2015, दैट इज मुद्रा। बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें तो दोस्तों मुद्रा के बारे में बस आपको क्या सुनना है वो देखिए। अगर मुद्रा बैंक की बात करें तो मुद्रा बैंक का काम क्या है? तो मुद्रा बैंक का काम है कि जो हमारे देश में एमएसएमईज हैं, कौन है? को वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, ये एमएसएमईज को वित्तीय सहायता देता है। दैट इज कॉल्ड द मेन काम ऑफ एमएसएमईज को वित्तीय सहायता देना। आप जरा ध्यान समझो, थोड़ा और ट्विस्ट। एमएसएमईज क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एमएसएमईज का मतलब है छोटी छोटी कंपनियां। तो जो भारत की छोटी छोटी कंपनीज हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलना चाहिए, इसके लिए मुद्रा बैंक बनाया गया। नाउ अभी ध्यान सुनिए, ये जो मुद्रा बैंक है ये डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं देता, ये कंपनियों को। आखिर इसका नाम, ये रीफाइनेंस का मतलब क्या है? दिस इज पुनर्वित्त। रीफाइनेंस का मतलब पुनर्वित्त। देखना, सिडबी पैसा देती है दोस्तों मुद्रा को, सिडबी ने पैसा दिया, पैसा इसको मुद्रा को, तो सिडबी ने फाइनेंस किया किसे? मुद्रा को। मतलब सिडबी ने फाइनेंस किया किसे? मुद्रा को, और इसी पैसे को मुद्रा ने रीफाइनेंस कर दिया बैंक्स को। बोलो समझ में आया या नहीं? इसलिए इसका नाम है रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट का मतलब सूक्ष्म इकाइयां, मतलब छोटी छोटी कंपनियां का विकास करना और उनका पुनर्वित्त संस्थान। मतलब मुद्रा बैंक किसी कंपनी को या किसी को भी डायरेक्टली लोन नहीं देती। मतलब मुद्रा बैंक क्या करती है? देखो मुद्रा बैंक को पैसा कहां से मिला और फिर उसने उसी पैसे को दोबारा बैंक को दे दिया, इसलिए इसका नाम है पुनर्वित्त संस्थान, मतलब रीफाइनेंस एजेंसी। वर्ड्स का मतलब भी क्लियर होना चाहिए। बोलो जी यस। अब अगर हम बात करें कि फिर बैंक से पैसा किसको मिलता है? अलग अलग कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनीज को। सो दिस इज द काम ऑफ मुद्रा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दोस्तों अगर हम बात करें जो मुद्रा है, इसके 4 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मतलब इसकी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है शिशु। एवरीवन, क्या नाम है? चाहे आप हिंदी में लिख लो या अंग्रेजी में। शिशु के अंतर्गत यह ₹50,000 तक का लोन देता है। दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट है इसका जिसका नाम है किशोर। चाहे आप हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किशोर के अंदर ₹50,000 50,000 से ₹5 लाख तक का ऋण देता है। तीसरा प्रोडक्ट है इसका तरुण। एवरीवन, क्या नाम है? तरुण। तो तरुण के अंदर ये ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण देता है। और एक और नया प्रोडक्ट आया, तरुण प्लस। लेकिन पता होना चाहिए कि ये शुरू हुआ, आया बजट 2025-26, इसी साल के बजट में आया। बोलो जी यस। तरुण प्लस बजट 25-26 या 24-25? 24-25 दोस्तों, 24-25 पिछले साल का जो बजट था, जो जुलाई में आया था सरकार बनने के बाद, उस समय। उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर में नहीं आता, बस इतना याद रखना, ये 10 लाख से 20 लाख तक, यहाँ पे जरूरी है तक का ऋण देता है। तो बस याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा बैंक कितने लाख तक का ऋण दे सकती है, तो 20 लाख तक। क्या जवाब मिल गया?
पहले मुद्रा बैंक अधिक से अधिक कितना लोन दे सकती थी? अब आप मुद्रा लोन 20 लाख तक का ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मुद्रा बैंक। बोलो समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर आया एमएसएमई की चर्चा आई, तो हम एमएसएमई के बारे में पढ़ेंगे। बोलो जी यस। तो हम बात करेंगे एमएसएमईज, आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। हम बात करेंगे एमएसएमईज क्या होता है, तो बहुत गौर से सुनना। क्या तैयार है? एमएसएमईज दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा एमएसएमईज को वित्तीय सहायता देती है। अब ये एमएसएमईज क्या है आओ बताते हैं आपको। देखो लिख लिया सबने? अगर छूट रहा है तो कोई चिंता नहीं करना, घर पे बैठ के लिख लिया करो अगर छूट रहा है किसी का। देखो दोस्तों हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने जो छोटे छोटे उद्यम है, जो छोटी छोटी कंपनीज है, इन्हें 3 भागों में बांट दिया। ध्यान से देखते जाइए कितने भागों में। एक कहा क्या? माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म उद्यम। तो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनमें एक तो हो गया माइक्रो, एस का मतलब हो गया स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज कॉल्ड लघु उद्यम। बोलो जी यस। एंड एक हो गया मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज मध्यम उद्यम, मध्यम उद्यम। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है, बहुत गौर से सुनिए, हमारे हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो 3 भागों में वर्गीकृत हैं, या उन्हें सूक्ष्म उद्यम कहते हैं, या लघु उद्यम कहते हैं, या मध्यम उद्यम। यहां से आपके पेपर में सवाल बन सकता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। समझे कि छोटी छोटी कंपनीज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 3, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। बोलो क्लियर? अब थोड़ा सा मुझे सुनना दोस्तों। 2006 में भारत सरकार ने एमएसएमईज को बनाया। मतलब 2006 से पहले भी छोटी कंपनियां थी, लेकिन उन कंपनीज को कोई वर्गीकरण नहीं था। तो पहली बार 2006 में भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया जिसका नाम दिया एमएसएमई मंत्रालय, अलग से मिनिस्ट्री है एक। और दोस्तों छोटी छोटी कंपनीज को 3 श्रेणियों में बांट दिया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइज। कोई समस्या? अब दोस्तों क्या हुआ, थोड़ी कहानी सुनेंगे तो आनंद आएगा। कि 2006 से लेकर 2020 तक, 25 नहीं 20 कोविड तक, 2006 से लेकर 2020 तक भारत में एमएसएमई की परिभाषा अलग थी। 2020 में कोविड के दौरान एमएसएमई की परिभाषा को थोड़ा बदला गया, और 2025-26 के बजट में एमएसएमईज में परिभाषा में और फेरबदल हुआ। तो पहले हम सुनेंगे कि पहले एमएसएमईज क्या थी परिभाषा, फिर सुनेंगे 2020 में क्या बनी, और फिर बात करेंगे वर्तमान में क्या है। बोलो क्लियर? चलो तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और आप मुझे थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनेंगे तभी कर पाएंगे। पीछे स्मृति वृत्ति चल रही है कि नहीं? तुम्हारे बैच में थी ना? हाँ इसी बैच में था, वहाँ कॉर्नर पे। तो है आए नहीं आज वो? आज आगे बैठा, वहाँ चुप के बैठा, सोच रहा होगा वहाँ टीचर देख लेता, वहाँ बैठ जाते हैं। ओए श्रुति मास्टर चल जल्दी साइड आ, देख वहाँ बैठा कॉर्नर में, मतलब इसको आगे ले हैं, किसी में थोड़ा आसानी होगी ना वहाँ, राइट, नजर जाएगी नहीं ना, इसलिए। दोस्तों चल रहा है क्या? चलने दो चलने दो चलने दो। दोस्तों सुनिए, कंपनीज 2 प्रकार से होती है, पहले इसको समझो। कंपनीज कितने प्रकार की? पहले थोड़ा सुनना मुझे। एक कंपनियां वो होती हैं जो वस्तुएं बनाती हैं, गुड्स। क्या बनाती हैं? वस्तुएं। एक कंपनियां होती हैं जो देती हैं क्या? सेवाएं। नहीं समझ पाए? बताओ केजीएस क्या करता है? सही है, मेरी शर्ट बनाने की कंपनी, तो हम क्या बनाते हैं? गुड्स। इज इट ऑलराइट? दूसरी बात, वस्तुओं बनाना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, क्या ये विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं? विनिर्माण नहीं बताया था? विनिर्माण, सही है, मैन्युफैक्चरिंग। और क्या ये सेवा में ही आते हैं, सेवा क्षेत्र में? कोई दिक्कत ना, सही है। दूसरी बात, अगर आपको वस्तुओं का निर्माण करना है, वस्तुएं बनानी है, विनिर्माण करना है, तो इसमें देखते थे पहले इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीन। थोड़ा समझना, यही ट्विस्ट है बस यहीं पर। दोस्तों अगर हमें गुड्स बनानी है, वस्तुएं, तो हमें प्लांट और मशीन पर निवेश देखेंगे। बोलो क्लियर? या फिर मैं आपको दूसरी भाषा में समझा दूं कि 2020 से पहले जो एमएसएमई की परिभाषा थी, उसमें वस्तुओं के लिए, वस्तुओं क्षेत्र में, मतलब अगर कोई एमएसएमई वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो उसमें देखते थे कि प्लांट और मशीन पर कितने का निवेश है, तो कौन सी श्रेणी में आएगा। दूसरा, अगर आपको सेवा दे रहे हैं आप, जैसे केजीएस सेवा दे रहा है, तो देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है हिंदी में उपकरण, तो उपकरणों पर कितना निवेश है। नहीं समझ पा रहे? जैसे देखो ये मेरा माइक क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ये मार्कर क्या है, ये बोर्ड क्या है। तो अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में देखा जाता था कि उपकरणों पर कितना निवेश किया, उसके अनुसार एमएसएम को डिवाइड करते थे कि आप माइक्रो में आओगे, आप स्मॉल में आओगे, या आप मीडियम में आओगे। क्या मेरी बात कितने स्टूडेंट समझ पाए? हाथ ऊपर करो। पक्का समझ गए? फिर से एक बार मैं बोलूंगा कि कंपनीज 2 सेक्टर में काम करती हैं, या तो वो वस्तुएं बना रही होंगी या वो सेवाएं। जो कंपनियां वस्तुएं बनाती थी उनमें हम देखते थे कि प्लांट और मशीन पर कितने का निवेश है, और जो सेवाएं देती थी उन पर देखते थे उपकरणों इक्विपमेंट पर कितने का निवेश है। कोई समस्या? दोस्तों पहले हमारे देश में यदि आपका 10 लाख रुपए तक का निवेश है, अगर आप पहले वस्तुओं में चलते हैं, तो पहले हमारे देश में अगर कोई कंपनी जो वस्तुएं बना रही है, एवरीवन क्या बना रही है, तो पहले हमारे देश में यदि कोई कंपनी जो वस्तुएं बना रही है, गुड्स बना रही है, तो देखते थे कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीन पर, यहां देखना, प्लांट और मशीन पर ₹25 लाख तक का है, तो वो हो जाती थी माइक्रो। और यहां देखते थे ₹10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है सेवा क्षेत्र में, तो उपकरणों पर, तो उसे कहते थे माइक्रो। बोलो समझ पाया? नहीं नहीं समझ पाए? अगर आज नहीं समझे तो बेटा आप कभी नहीं समझोगे। कितने बढ़िया समझा दिया। यदि आपकी ये कंपनी सेवा दे रही है, जैसे मान लो आप दे रहे हो क्या, एक ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी खोली, तो उसके लिए आपको चाहिए कारें, उसके लिए आपको चाहिए ड्राइवर्स। अरे बोले, तो अगर आपका निवेश 10 लाख तक का है, तो आप कहलाओगे माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर आप बना रहे हो कोई उत्पादन, मान लो आप बना रहे हो ये कैमरा या टीवी या पंखा या एसी, तो आपका निवेश अगर 25 लाख तक का है, किस पर? प्लांट और मशीन पर, प्रोडक्ट पे नहीं, प्लांट और मशीन, तो आप कहलाओगे माइक्रो। सही है। अगर कोई कंपनी पहले गुड्स प्रोड्यूस करती थी और उसका इन्वेस्टमेंट ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक था, ₹5 करोड़, और यहाँ पर ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़, तो इसे कहते थे स्मॉल और मीडियम। और यहाँ पर ₹10 लाख से ₹2 करोड़, और यहाँ ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़। सब लोग बताइए क्या एमएसएमई की परिभाषा क्या थी 2020 तक? सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? समझ गए? आ जाओ अब 2020 में। 2000 हुआ क्या, पहले थोड़ा आइडिया देते हैं आपको, थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ज्यादा नहीं बात करेंगे। हुआ क्या कि 2020 में मैडम निर्मला सीतारमण जी ने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, चूंकि कोविड लॉकडाउन लग गया,
इस वजह से लगभग 6 महीने इकोनॉमी ठप हो गई, इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो इकोनॉमी को 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया, जैसे हम हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। दोस्तों हमारी मैडम निर्मला सीतारमण ने, अब देखो समस्या हमारे यूथ के साथ क्या है कि इतना ज्यादा हमारा यूथ भटका हुआ है और इसी बात का तमाम सारे लोग फायदा उठाते हैं। और वो कैसे, देखना आप सबको ये पता होगा कि तुम लोगों ने कोविड के समय थालियां बजाई थी, क्या सबको याद है? आप सबको याद होगा कि कोविड के समय आपने कैंडल और दिए जलाए थे, बोलो याद है? लेकिन कोविड के समय 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त मंत्रालय ने दिए, ये हमारे यूथ को नहीं पता। दोस्तों इसी बात का तो मौज ले रहे हैं दोस्तों सब लोग जो तुम्हारे से आगे निकल कर जा रहे हैं। दोस्तों हमारा यूथ इतना भटका हुआ है कि सही चीज पता नहीं होती, जो पता नहीं होना चाहिए वही करते रहते हैं, बोलो जी यस। तो बेटा 20 लाख करोड़ क्यों दिए गए वो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो गई, इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो गई, बोलो जी यस। बैंक कंपनी सब बंद हो गई, सबके काम वाम बंद हो गए, बोलो जी यस। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था को दिए बजट के अलावा। बजट तो मार्च में आ चुका था, फरवरी के एंड में, फरवरी के पहले कार्य दिवस पे आ चुका था, फरवरी की शुरुआत में, लेकिन कोविड लॉकडाउन तो मार्च के एंड में लगा। तो अगर हम बात करें तो सरकार ने बजट के अलावा उस साल 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी को दिए, जिससे इकोनॉमी थोड़ी बूस्टअप हो पाए, बोलो जी यस। उसी दौरान मैडम निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए इनकी परिभाषा में बदलाव किया। बस इतना समय आपको संदर्भ क्लियर करना चाहता था कि एमएसएमई की परिभाषा क्यों बदली गई। अब सुनो बदलाव क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, बदलाव में 2 बदलाव हुए बड़े बड़े। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो एमएसएमई सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एमएसएमई क्या है। भाई देखो पेपर में आए या बाहर में जाए, कुछ चीजें हमें ज्ञान के लिए भी पढ़नी होती हैं, बोलो जी यस। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारी सरकार ने क्या किया? पहला बदलाव एमएसएमई की परिभाषा में यह हुआ कि हमारे देश में ये पहले गुड्स और सर्विस मतलब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों को अलग अलग एमएसएमई की परिभाषा में बांटते थे, बोलो बांटते थे कि अगर आपकी कंपनी वस्तुएं बना रही है तो एमएसएमई का अलग क्राइटेरिया, और सेवाएं बना रही है तो अलग। देखो 25 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ से 5 करोड़, या 25 लाख से 5 करोड़ है अलग। लेकिन अभी क्या कर दिया, पॉइंट नंबर 1 कि आप चाहे गुड सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में, एमएसएमई की डेफिनेशन एक ही है। ये परिवर्तन समझ में आ गया। दूसरा परिवर्तन, अभी आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर निवेश के आधार पर एमएसएमई को वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? कि आपका निवेश कितना है। लेकिन अब वर्तमान में 2020 में निवेश के साथ साथ एनुअल टर्नओवर, निवेश के साथ साथ वार्षिक कारोबार, एनुअल टर्नओवर वार्षिक कारोबार का मतलब है कुल एक साल का धंधा कि तुम्हारा कितना गल्ला आया, तो एक साल में कितना प्रोडक्ट बेचकर कितना पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर। तो अब दोस्तों 2 चीजों के आधार पर डेफिनेशन आती है, एक निवेश और दूसरा वार्षिक कारोबार। कोई समस्या? और तीसरी बात जो मैंने पहले बता दी, पहली बात कि चाहे वो गुड्स में हो या सर्विस, दोनों के लिए परिभाषा सेम। नहीं समझ पाई तो अब ध्यान से सुन लो। तो अभी तक क्या किया गया कि अगर कोई भी कंपनी जो एमएसएमईज में, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टर्नओवर, राइट? तो देखना अभी तक क्या परिभाषा थी कि अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़ तक है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज, और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज। नहीं समझ पाए? समझ गए? यदि किसी कंपनी का निवेश, चाहे वो गुड्स में और सर्विस में, निवेश कितने तक का है और टर्नओवर, कोई दिक्कत? और दोस्तों दूसरा क्या, अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और निवेश पानी टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, दैट इज स्मॉल। ये परिभाषा थी 2020 में, 2000। और दोस्तों यदि किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ₹50 करोड़ का है और टर्नओवर 250 करोड़ का है, द कंपनी इज कॉल्ड, बोलो समझ गए? तो ये थी 2020 से पहले की परिभाषा और 2020 से 2025 तक की परिभाषा। नहीं समझ पाए? पक्का? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, बोलो बन गया? बन गया? ये पेपर में सवाल आता है, क्या आएगा मैं बताऊं? लघु उद्यमों के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों निवेश के लिए 10 करोड़, बोलो क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द, नहीं मतलब न्यूनतम क्या मतलब कितना निवेश होना चाहिए? तो 10 करोड़, न्यूनतम 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, 1 से 10 करोड़। तो अगर हम बात करें, एक बात और सीखिए, 2025-26 के बजट में सरकार ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। 2025-26 इस साल के बजट में सरकार ने थोड़ा ट्विस्ट किया और सरकार ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिख रहा हूं बस मैं, इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुना और टर्नओवर का 2 गुना, बस ये नई मीनिंग बन गई। किस किस की बन गई? बस 2-4%। नहीं बन पाई? नहीं बन गई? बन गई? खत्म बात। दोस्तों आप सरकार ने, जिनकी नहीं बनी छोड़ो, उनके लिए नहीं है। दोस्तों आप सरकार ने एमएसएमईज की 2025-26 में नई डेफिनेशन दे दी कि निवेश का कर दिया 2.5 गुना और टर्नओवर का कर दिया 2 गुना। नहीं समझे? बताओ कौन कौन समझ गया? अब माइक्रो एंटरप्राइज हम उन्हें कहेंगे जिनका 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, अरे बोलो यस, और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है। आप तो समझ गए? अब तो सबका ही हो गया, बोलो यस। और जो स्मॉल एंटरप्राइज है, अगर उनका किसी का 25 करोड़ तक का निवेश हो, अरे बोलो यस, और सॉरी 125 नहीं 2 है, 100 करोड़ तक का नेट टर्नओवर हो, बोलो बन गई? अबे हाँ तो बोलो। और दोस्तों अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है क्या 50 है, हाँ 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 500 करोड़ का, नाउ ऑनलाइन थम्स अप करो किसको समझ में आ गई मेरी ये बात। सो दिस इज कॉल्ड एमएसएमईज की परिभाषा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, हमारे सभी स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से आना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। एमएसएमईज डेफिनेशन। नाउ दोस्तों ये आप सब लोगों को बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर ये देखो यहाँ पे लिखा है क्या कुछ, हाँ ये मिल गया मुझे। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख लो इसको, ऐसे हाँ आएगा, ये देख लो आप यहाँ पे नई डेफिनेशन देखो आप, ये है, ये लो दोस्तों। बिल्कुल कमाल होगा, हुआ हुआ यहीं करोगी है, कुछ काम बात के लिए भी छोड़ लो, हुआ मरे जा रहा एकदम। अरे घर से सो कर आओ, रात में कम बात किया करो कॉल पे तो नींद कमाएगा। अरे हम जानते कितनी पढ़ाई करते तुम लोग, तुम्हारी उम्र पे हम नहीं करते तो तुम क्या करते होगे, राइट? तो अगर हम बात करें, यहाँ तुमसे पढ़ाई होनी थी, घर पे जरूर होगी। यहाँ देखो ये टीचर बहुत स्मार्ट है, कौन है सर? ये देखो दोस्तों, ये आपको फाइल मिल जाएगी इसलिए यहाँ लगा दिया बोर्ड पर। तो अगर हम बात करें दिस इज द एमएसएमई की परिभाषा, गौर से देखो। अभी देखो यहाँ पे लिखा है यूनियन बजट 25-26, राइट? 25-26 में देखना पहले था 1 करोड़ और अरे माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ था, ये 5 करोड़ था, लाल लाल वाला देखो। और ये 10 करोड़ था, ये 50 था, ये 50 और ये 250। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया? अब दोस्तों इसका कर दिया कितने गुना? 2.5 गुना
और टर्नओवर का कर दिया 2 गुना। दैट इज द नई डेफिनेशन। इज इट ऑलराइट? और आप मान के चलना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। दैट इज कॉल्ड एमएसएमईज। दैट्स ऑल। बोलो जी यस। क्या आप नाबार्ड सिडबी एनएचबी एग्जाम ये सब कर लेंगे? क्या एमएसएमई का कांसेप्ट समझ में आ गया? हम लास्ट डिस्कशन करेंगे दैट इज आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो हम दूसरा कांसेप्ट शुरू करेंगे। बोलो जी यस। बैंकिंग में बस इतना ही हमें पढ़ना है। इससे ज्यादा अगर कुछ आए तो समझना तुम्हारी किस्मत खराब है और उसे छोड़ देना। बोलो जी यस। क्योंकि हमने मनी बैंकिंग में काफी क्लासेस ले ली और काफी डिस्कशन किया। मनी, मनी सप्लाई, मनी के फंक्शन, बैंक, बैंक के कार्य, विभिन्न प्रकार की बैंक है। क्या आपको भारत में सभी प्रकार की बैंक समझ में आ गई? चलो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा और सुन लो। अच्छा हम आरबीआई सबसे लास्ट में करेंगे। एक मैं छोटा कांसेप्ट और पढ़ाता हूं दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी। तो अपनी कॉपी में लिख लो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। पहले आप लिखो मेरे साथ साथ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऑनलाइन आप लोग भी लिख रहे हैं सब लोग, थम्स अप करें। एनबीएफसी, 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 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। करीना शाहनूर दरी कह रही हैं यस सर समझ में आ गया, सभी पीवाईक्यूज क्लियर हो रहे हैं। क्या आप लोगों के भी हो रहे हैं? कौन कौन घर पे पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यूज लगा रहा है? ईमानदारी से बताएं। जो जो चैप्टर चलता जा रहा है होते जा रहे हैं फटाफट फटाफट, बस मौज लीजिए। हाँ तो अगर आगे अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो नहीं बन पा रहा है फिर आप क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद अपने आप बन जाता होगा, ऐसा हो रहा है। और अगर कोई मान लो क्वेश्चन नहीं लगा रहा है तो वो समझे वो अपने धीरे धीरे उंगलियां, नाखून और शरीर को काट रहा है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सब साफ बता दिया। मतलब तुम्हारे बाप सोच रहे होंगे तुम सेलेक्ट होगे, लेकिन उनकी उम्मीद रह जाएगी। और दोस्तों बाद में आज से 10 साल बाद आप किसी और से कह रहे होगे यार मैं पटना गया था और उस समय मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। जो तुमने अपने जीवन में कई लोगों से ऐसा सेंटेंस सुना होगा। बोलो सुना है कि नहीं? जब आपने क्या, मैं तो ऐसे सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि जरूरी थोड़ी ना कि जब तुम्हें चोट लगे तभी तुम चोट को जानो। दोस्तों दूसरों को लग जाए उससे भी सजग हो जाओ। बोलो यस। तो बेटा मैं तो कई बार सुना बहुत सारे लोग रोते गाते हैं कि यार मेरा ये हो रहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, उस समय ये कर लेता तो ऐसा नहीं होता। तो बेटा आज मैं तुम्हें बता रहा 2025 में, 2035 में रोने से अच्छा है आज मेहनत करके रो लो दोस्तों। नहीं तो फिर बेटा तुम किसी के सामने रोगे और फिर कहोगे, अपने बच्चों को बताया करोगे 15-20 साल बाद कि बेटा तुम्हारी उम्र पे हम भी पढ़ना में मस्ती कर रहे थे, तो मस्ती मत करना नहीं तुम्हारी हमारी तरह हालत हो जाएगी। इसलिए क्यों ही बताना पड़े, कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें नई बातें बतानी पड़े। जैसे मैं अपने बारे में कई बार बताता रहता ये वो फलाना ढिमाका। दोस्तों ये सब तो जो आप करोगे वही आप किसी को बताओगे, तो इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ो। और मैं ये भी जानता कि सबका सिलेक्शन हो सकता है, बट कंडीशन अप्लाई यदि आप सही रहा और सही तरीके से पढ़ते हो तो। बोलो जी यस है ना। अब आप देखो कल की बात बता रहे तो मैं परसों की बात, एक स्टूडेंट का मैसेज आया उसके बीबीएससी में अब 20 नंबर आए। दिखाई भी था तुम्हें दिखाया था नहीं बताया था। और एक के 113 नंबर आए, बैच दोनों का सेम है। क्या मतलब दोस्तों? बीसी आई उसके, मैं दिखा भी सकता हूं बीसी आई। फिर मैं तो उससे कहा बेटा तू रहने तैयारी मत कर, ये तो तैयारी करनी भी लड़की थी वो, यदि तैयारी तुझे करनी भी है तो तू थोड़ा मेहनत करो, ढंग से पढ़ तो तेरा हो पाएगा। वरना 20 से तुम कितना खींचोगे यार स्कोर? भाई 20 से तुम 30 खींच लोगे, 40 50 70 खींच लोगे, कितना ही कर लोगे। मान लो तुमने पीडी में खींच लिया, तुम्हारे एमसीक्यू में 20 नंबर आ रहे, मेंस में तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। वहां तो लिखना ही पड़ेगा। इस मतलब तो उसे तैयारी करना बंद करना चाहिए। मेरा भाई बहन होता मैं तो उससे कहता भाई तू रहने दे, तुझे मैं फिल्टर रिपेयरिंग का कोर्स कराता हूं। और दोस्तों अभी मेरा एक भांजा है, उसे मैंने 3 महीने झांसी में फिल्टर रिपेयरिंग का कोर्स कराया और अभी उसने आईफोन 15 खरीदा। राइट, आईफोन आपको प्लान कर रहा है पोलो खरीदने का। यार मामा जी अब मैं 4 व्हीलर लूंगा। और दोस्तों उससे पहले 5000 रुपए भी उसकी जेब में 2500 रुपए भी नहीं रहते थे। तो भाई साहब तुम्हें क्या पता कि जीवन में पैसा ही तो कमाना है। लेकिन तुम्हारी उम्र में जो तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, चाइना और जापान में तुम्हारी उम्र में स्किल डेवलपमेंट करते हैं लोग, कौशल नहीं समझेगा। तुम्हारी उम्र में क्या करते, तभी तो वो देश बेकार विकसित है। लेकिन हे प्रभु हमारे देश में ऐसे ही बना रहे जिससे हमारी दाल रोटी चलती रहे। राइट दोस्तों आगे लिखो एनबीएफसी। दोस्तों तुम्हारे जैसे लोग आएंगे तभी तो हमारा धंधा पानी मजबूत रहेगा। हे प्रभु ऐसा ही चलता रहे। दोस्तों अगर तुम सेलेक्ट, देखो सही बोल रही है, अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो भी हमारा फायदा और नहीं हुई तो और ज्यादा फायदा। देखो कह रही कैसे, देखो कैसे, अगर सेलेक्ट हो गई तो हम दूसरों को फोटो दिखा के बताएंगे कि देखो केजीएस से ये लड़की सेलेक्ट हुई तो फायदा होगा, और नहीं हुई तो दोबारा एडमिशन लेगी तो और पैसा आएगा तो भी फायदा होगा। बोलो जी यस ना, सही बात है कि नहीं? आपने कहा दोस्तों बल्ले बल्ले भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये ले बेटा सेलेक्ट हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। दूसरा वाला क्यों ही करना, मेहनत से पढ़ो, मतलब ये चाहते। देखो अब तुमने जब सोच ही लिया है कि तैयारी करनी है तो क्यों पीछे भागते हो यार? वो बराबर स्टूडेंट को बराबर मेहनत करनी चाहिए, ऐसा मेरी फिलॉसफी है। और नहीं हो रही तो छोड़ के फिल्टर रिपेयरिंग कोर्स करना चाहिए। भाई साहब एक हमारा भांजा है, उसे हमने कार ड्राइविंग का कोर्स कराया था। अब दोस्तों भैया एकदम दिल्ली में कम से कम एक दिन में 3-4 हजार रुपए छापता है, ओला उबर में गाड़ी चलाता है, बढ़िया आराम से, अनपढ़ आदमी, मतलब 7वीं तक फेल, हिंदी भी नहीं आती। उसे 1-1.5 साल घर पे रखा, पहले हिंदी इंग्लिश का ट्यूशन लगाया, एक लड़की आती थी पढ़ाने उसको। ये बात चल रही है 18-19 की बात चल रही, छोटा था। फिर दोस्तों बाद में 18 साल का हो गया, बाद में उसका डीएल बनवाएगा, बढ़िया मस्त स्विफ्ट डिजायर निकाल के दे दी उसको। अब भैया दिल्ली में चलाता है, 3-4 हजार का गल्ला होता है एक दिन में। लो जी तुम लोग दोस्तों क्या 50-60 हजार रुपए मिलेंगे, तुम्हें 70 हजार, तुम ज्यादा तो वही कमाना। और तो तुम क्या करोगे, नौकरी छुट्टी ये सब मांगोगे, रात के 12 बजे दोस्तों से काम करना नहीं करना। हम तुम्हें प्लान बी बता रहे हैं कि अगर सफल हुए तो क्या क्या कर सकते हो। हम समझ नहीं पा रहे हमारी बात, अब समझ गया तुम? बोलो यस नहीं देखा क्या, प्लान बी मस्ट बी ऑन, प्लान बी मस्ट बी ऑन। अगर यहाँ नहीं तो वहाँ। अल्टीमेटली एक लास्ट बात और बताते हैं सो दैट आप लोग और मोटिवेट हो जाओगे। अगर सिलेक्शन हुआ तो हो जाओगे, नहीं हुआ तो और खुश हो जाओगे। अल्टीमेटली दोस्तों जब तुम 60 साल तक की कहानी होती है बस ना प्लान बी चल रहा, मतलब प्लान बी ये हो गया। लेकिन तुम्हें एक अच्छी बात बता देते हैं, जीवन में हताश कभी नहीं होगे। सारी कहानी 60 साल तक की है। देखना तुम अधिकारी बनके 60 साल के बाद रिटायर जाओगे, और हमारे भांजे जैसे लोग दोस्तों नहीं, वो 60 साल बाद और 60 साल बाद तुम दोनों सामान्य नागरिक पब्लिक ही कहलाओगे। जल्दी बोलो हाँ। और जब 60 साल बाद तुम रिटायर होगे तो तुम्हारा घर होगा मान लो 50 गज का। सरकारी आदमी नहीं कर सकता, बीवी बच्चों को पढ़ा ले, खिला दे, वो सब कर ले और रिटायरमेंट के बाद घर बना ले। बोलो यस। और दोस्तों तुम्हारे बगल में हमारे भांजे का घर होगा 200 गज का। नहीं समझ पाए तुम? ये तो हमारे भारत के लोगों की मानसिकता है। अभी हमारे भारत के लोगों की मानसिकता बदल नहीं सकते ना। अगर मानसिकता बदलती होती तो दोस्तों हमारी 8-8 साल पहले शादी जाती। अब तुम्हें क्या ही बताएं अपना दुख कैसे रोए हैं। कई पापा 2016 से रिश्ता देख रहे थे, आप देख लो 8-9 साल हो गए, 2016 से रिश्ता देख रहे थे, लेकिन फाइनली दोस्तों एक बंदा फंस गया 2021 में। हमारा हमारे ससुर साहब राइट, कोई फंसी नहीं रहा था क्योंकि पापा बोलते थे क्या करते हैं, हर कोई मुझे क्या करता था, मामला। तो हमारे पापा कहते हैं मामला दिल्ली में पढ़ाते हैं,
तो पापा कहते वो कहते क्या पढ़ाते हैं, बोले ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता है। बोला ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। तो फिर पापा बोलते बोलते कितना रुपए मिलता है, हर कोई पूछेगा। तो पापा बताते 3 लाख रुपए तो कमाई लेता है हर महीने। तो वो सोचते हो मन में। और फिर जाके 2-3 दिन बाद पापा कहते हैं हाँ भाई साहब कछु सोचो क्या करने, भैया हमें पसंद नहीं आओ मेरे घर कमाओ। देखो ऐसे तो पापा की बेइज्जती होती थी हमारी, नहीं समझे क्या, ये काम क्यों बता रहे, जल्दी मोड़ी चाहिए तो नौकरी पालो। प्लान ए में लगे रहो अभी बेटा, हम प्लान बी वाले हैं। इसलिए हमारा दोस्तों 2021 में एक सीधा साधा आदमी फंस गया, उसने अपनी मोड़ी दे दी और क्या करें। मैं तो आज हमारे 2 हैं वरना 4-5 तो खेल ही रहे होते आज। लिख लो भाई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हिंदी में लिखिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। मेरे प्यारे साथियों, लेट्स टॉक अबाउट एनबीएफसी। जरा ध्यान समझना, इन्हें हम शैडो बैंक भी कहते हैं। शैडो बैंक, शैडो वाला छाया, छाया बैंक ऐसा कुछ होता नहीं है, हिंदी में भी शैडो बैंक ही लिखो, ऐसी शैडो बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं 1 मिनट बाद समझ में जाएगा। दोस्तों एनबीएफसी क्या होती है, एक लाइन में सीख लो। एनबीएफसी का मतलब होता है वे वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना, तो वित्तीय संस्थान क्या यहाँ पे कंपनी लिखना चाहिए मुझे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर कोई वित्तीय कंपनी है, बस मैं एक ही लाइन पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। अगर कोई वित्तीय कंपनी है दोस्तों, यह बैंक की तरह सारे कार्य, सारे क्या होता है, सभी, बैंक की तरह सभी कार्य करती है, लेकिन जमाओं ब्रैकेट में कासा, क्या होता कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जमाओं को स्वीकार नहीं करती है। बस इतना ही बताना मुझे। दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है, एक ऐसी वित्तीय कंपनी है जो आपको बाहर से बिल्कुल बैंक की तरह लगती है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया शैडो बैंक। मतलब जैसे आप अपनी जब छाया देखते हैं तो आपको लगता है आप जैसा बंदा है छाया में, ऐसी बैंक जैसा ही है। लेकिन बस इतना याद रखना कि भारत में कुछ बैंक्स हो गई, कुछ एनबीएफसी हो गई। अब एनबीएफसी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में है, राइट, आपको बैंक की तरह ही दिखेगी लेकिन वो बैंक नहीं होगी, क्योंकि वो लोगों की जमाओं को स्वीकार नहीं करती। आप बस दिमाग में लिख लो, यहाँ में नोट कर लेना, यहाँ में लिखवा नहीं रहा, बस दिमाग में नोट कर लो। कुछ एनबीएफसी भारत में है जो एफडी आरडी करती है। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कुछ एनबीएफसी एफडी आरडी करती हैं या कर सकती है, करती हैं, कर सकती हैं, लिख लो आप। चलो कुछ एनबीएफसी एफडी आरडी, क्या मैंने आपको एफडी आरडी पढ़ाया था? एक बार जमा करो, एक बार निकालो, एफडी आरडी बताओ कई बार, एक बार, सही चल रहा मामला। कुछ एनबीएफसी एफडी आरडी कर सकती या करती है। क्या आप बोलो दोस्तों, समझ में आ गया? नीचे लिख लो एग्जांपल। आई मैं एग्जांपल बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस कभी नाम सुना आपने? वो 2 सूंड वाला हाथी देखा होगा, बोलो जैसे, हाँ, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर देखा ना, ऐड करता है। दोस्तों दूसरा आप लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो मन्नापुरम गोल्ड लोन, अक्षय कुमार ऐड करता है, मन्नापुरम गोल्ड लोन। तीसरा लिख सकते हो बजाज फाइनेंस, चौथा लिख सकते हो रिलायंस कैपिटल। ऐसी कई कंपनी भारत में, बजाज फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, ऐसी कई कंपनी भारत में एनबीएफसी का काम करती है। बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्या एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट समझ गए? पक्का? ये दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं लेंगी, बाकी ध्यान सुनना मुझे, लोन देंगी। अरे बोलो यस, कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं एफडी आरडी भी ले लेंगी, गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन सब दे देंगी, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं करेंगी, क्या? कासा। दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी। एक छोटा सा शब्द और लिख लो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पहले ऐसे लिख लेने से मैं लिखता हूं एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सूक्ष्म वित्त संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सूक्ष्म वित्त संस्थान, एमएसएमईज। दोस्तों अगर हम एमएसएमईज की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नो एमएफआई सॉरी, ये सूक्ष्म वित्त संस्थान क्या है? मैं इतनी सी बात, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यह आर्थिक रूप से कमजोर, यह आर्थिक रूप से कमजोर, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पूरा सेंटेंस लिख लो दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बोलो समझ में आया? दूसरी बात आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, आरबीआई के नियमानुसार, आरबीआई के नियमानुसार एक एनबीएफसी, आरबीआई के नियमानुसार एक एनबीएफसी अपने, क्या लिख रहे थे हम? एक एनबीएफसी अपने किसी ग्राहक को, नहीं एमएफआई सॉरी, माफ करिए, एमएफआई अपने किसी ग्राहक को अधिक से अधिक 2,40,000 तक का ऋण दे सकती है। 2,40,000 तक का ऋण दे सकती है। 2,40,000 तक का ऋण दे सकती है। नहीं समझे? और ब्रैकेट में एक बात और लिख लो, मतलब ये किसी को भी जो मैक्सिमम लोन ये अलाउड है आरबीआई की तरफ से, ये मैक्सिमम कितने तक का लोन दे सकती है? 2.40 लाख। ब्रैकेट में लिख सकते हो, पहले 1.25 लाख की सीमा थी। नहीं समझ पाए? जो एमएफआई है, मतलब भारत में वित्तीय कंपनियों के बारे में मैं आपको ज्ञान दे रहा, समझना, थोड़ा रुको। अगर भारत में मुझसे पूछा जाए वित्तीय कंपनियां, तो मैं कहूंगा या तो बैंक है, या एनबीएफसी है, या एमएफआई है। बोलो समझ गए? बैंक कौन कौन सी है, कितनी है, कल पढ़ा दिया, थोड़ा सा आज पढ़ाया। एनबीएफसी अभी समझाया, और एमएफआई। बोलो क्लियर है? दैट्स ऑल, राइट दोस्तों। पहले ये मैक्सिमम 1.25 लाख तक का लोन दे सकती थी, अभी कितना कर दिया? 2.5 लाख। दूसरी बात दोस्तों, पारिवारिक आय अगर लोन लेना है दोस्तों रुपीस 3 लाख तक होनी चाहिए। 3 लाख। अगर दोस्तों पारिवारिक आय 3 लाख से ज्यादा है तो वह एमएफआई के द्वारा लोन नहीं ले सकते। मतलब एमएफआई के द्वारा लोन लेने के लिए जो पात्रता है वो कितनी है? 3 लाख।
नहीं समझ पाएगा? मतलब जो एलिजिबिलिटी है कि किसको लोन मिलेगा और किसको, आप ऊपर पढ़ो ना, मैंने लिखा आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब, बोलो यस। तो एमएफआई सिर्फ उन लोगों को लोन देती है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख हो, बोलोगे लिए हाँ 3 लाख तक, 3 लाख तक, 3 लाख तक, दैट इज एमएफआई। दोस्तों जो अगर हम बात करें एमएफआई की, तो जो भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम दिखे थे ना, जनलक्ष्मी, एयू फाइनेंसर्स, आरजीबीएम, ईसाफ, इक्विटास, अरे बोलो यस, ये सारे एमएफआई थे सारे। कल मैंने आपको एक बंधन लिखवाया था क्या, बंधन। दोस्तों बंधन भारत का पहला, पेपर में आया हुआ सवाल है ये, कोई भी बात डॉक्टर भरत अपनी क्लास में फिजूल में नहीं बोलता दोस्तों, ये हमारी पिछले कई वर्षों से हमारा तरीका है। यदि मैं अपनी क्लास में कुछ भी पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए बोलूंगा कि वो पेपर में आएगा। दो तरीके के शिक्षक होते, एक ज्ञान को दिखाने के लिए पढ़ाते, एक पेपर के लिए पढ़ाते। दोस्तों हम सिर्फ पेपर के लिए पढ़ाते, ज्ञान तुम्हारे सामने क्या ही दिखाएंगे, तुम जैसे अच्छे लोगों को ज्ञान दिखाऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं इकोनॉमी, क्या पढ़ा रहा हूं, बट एक्चुअली आई एम अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स उसमें तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ाता हूं इकोनॉमी, वो भी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारा हॉरिजॉन बहुत ब्रॉड है। आई वाज द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, कौन है सुना दोस्तों, तो हमारा तो इकोनॉमिक्स विषय है, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा बिल्कुल एक तिनका सा आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए तुम्हारे सामने क्या ज्ञान दिखाऊंगा, थोड़ा भी ज्ञान दिखाऊंगा, तुम्हारा दिमाग लूटपुट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ज्ञान नहीं दिखाते अपन, सिर्फ वो बोलते जो पेपर में आता, इसलिए हर सेंटेंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या सेंटेंस बोला मैंने लास्ट में, हाँ मैंने क्या बोला, हाँ बंधन, पेपर में सवाल आया कि दोस्तों भारत में जो बंधन है, राइट, वो पहली एमएफआई है, कलकत्ता बेस्ड वेस्ट बंगाल की कंपनी है, और भारत की पहली एमएफआई है जिसे बैंक का लाइसेंस मिला। आज तक बैंक का लाइसेंस किसी भी एमएफआई को नहीं मिला, बोलो जी क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कई हजार कंपनियां, हजारों कंपनी एमएफआई का काम कर रही हैं, छोटे छोटे जैसे काम करती हैं, बोलो जी क्लियर, लोगों को ऋण देती हैं, इसी को बोलते हैं एमएफआई। जैसे कल मैंने आईडीएफसी बताया था, क्या लास्ट यही दोनों बैंकें बनी है 2014 में, एक आईडीएफसी और बंधन, आखिरी वाणिज्यिक बैंक यही है प्राइवेट सेक्टर में, बोलो यस। तो आईडीएफसी एक एनबीएफसी था, आईडीएफसी क्या था, मुंबई बेस्ड, मुंबई की एक कंपनी थी, एनबीएफसी थी, अभी तक एनबीएफसी का काम करती है, 2014 में आरबीआई ने इसे बैंक का लाइसेंस दे दिया। So दोस्तों दैट्स ऑल, बोलो यस। नाउ लास्ट डिस्कशन इन द बैंकिंग क्लास इज आरबीआई, सो लेट्स टॉक अबाउट द आरबीआई। कुछ नहीं लिखना, घर पे लिखेंगे, अभी आप सिर्फ ओरली मुझसे कहानी सुनो, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे, बोलो जी यस। चलो अगर हम बात करें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बस आप सुनो चुपचाप, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर हम आरबीआई की बात करें तो दोस्तों आरबीआई क्या करता है, गलत सेंटेंस है। आरबीआई के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, इतिहास में चलते हैं थोड़ा पीछे। बात है 1926 की, 1900 एक हिल्टन यंग कमीशन बनाई गई, जैसे हम रॉयल कमीशन भी कहते थे। उसने अपनी सिफारिश दी कि हमारे देश में एक केंद्र बैंक होनी चाहिए जो सभी बैंकों को, जो देश के मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम को, मनी सप्लाई को, सभी बैंक्स को कंट्रोल करेगा। हमने कहा ठीक है। तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन, 1926 वाली रिपोर्ट, 1934 में, 1934 में आरबीआई का अधिनियम पास हुआ, आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, सही है। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हो गई, बोलो हो गई। अभी तुम दूसरी क्लास में जाओगे, टीचर ये लिखवा रहा होगा तुम लोगों को, तुम गूगल की तरह लिख रहे होगे, और दोस्तों वो पूरे 2 घंटे आरबीआई पढ़ाएगा, अपन सिर्फ 15 मिनट पढ़ाता है बस। स्मार्ट मेथड, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट क्लास, कौन है स्मार्ट, तो आपको भी स्मार्ट बनना चाहिए, स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इसलिए स्मार्ट बनो थोड़ा। तो अभी हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बन गया, राइट। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी थी, एक प्राइवेट बॉडी थी। तभी तो दोस्तों दिमाग लगाओ, आज तक तुमने लगाया ही नहीं है। मुझे सुनने वाले 80% स्टूडेंट आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने एक लाइन और पढ़ी है, मुझे पता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये देखो, इसने तुरंत बोला 1949, लेकिन इसने आज तक विचार नहीं किया कि मतलब क्या है इसका। लेकिन आप कल की क्लास और इस सेंटेंस को जोड़ो तो आपको अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। कल ही तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है, क्या होता, अगर पहले वो निजी कंपनी थी प्राइवेट, बाद में क्या बनी, अच्छा अब दिमाग कह रहा होगा, ओके। अभी हम पढ़ते थे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नहीं तो आज तक समझ में नहीं आया, मैं बस ये तो पता चल गया, किताब में पढ़ लिया, स्थापना अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, अरे बोलो यस बेटा, ऐसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। थोड़ा जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो चीजें आपको थोड़ी और रंगीन दिखाई देंगी, रंग भर जाएगा उनमें। क्या आपको आज बात समझ में आ गई कि क्यों पढ़ते थे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, अर्थात आरबीआई पहले क्या प्राइवेट बॉडी थी, यस, आरबीआई प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह बनी थी। खैर आगे चलो, तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, अर्थात आरबीआई पूर्ण रूप से भारत सरकार के अंडर में आ जाती है। ऐसा मैंने क्यों कहा भारत सरकार, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसने भारत की केंद्र बैंक का काम किया। केंद्र बैंक का मतलब एक सेंट्रल बैंक का मतलब वो बैंक जो सभी बैंक्स को कंट्रोल करती है, जो सभी बैंक्स को मैनेज करती है, जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है, उसे हम बोलते हैं केंद्र बैंक, बोलो यस। और तो और दोस्तों आरबीआई ने 1948 तक, 48 तक बर्मा, जैसे पहले बर्मा आजकल म्यांमार और पाकिस्तान की केंद्र बैंक का भी काम किया है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि आरबीआई ने ना कि सिर्फ भारत बल्कि बर्मा और पाकिस्तान की केंद्र बैंक का भी काम किया है। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, आरबीआई में और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया आरबीआई का थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य, आरबीआई का हिस्टोरिकल ओवरव्यू। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आरबीआई के ऑफिसेस, कार्यालय। तो मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, इस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। कहां पे था, 1937 में परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई। 1937 में परमानेंटली कहां शिफ्ट हो गया, आज हेडक्वार्टर कहां है, क्लियर। साथ में आरबीआई के एक हेडक्वार्टर के अलावा आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस हैं, जोनल कार्यालय, जिन्हें हम कई बार लोकल कार्यालय भी कहते हैं, लोकल ऑफिसेस, राइट। नॉर्थ न्यू दिल्ली, साउथ चेन्नई, ईस्ट कोलकाता एंड वेस्ट मुंबई।
मतलब एक हेडक्वार्टर के अलावा 4 जोनल ऑफिसेस भी हैं, लोकल ऑफिसेस कह लो आप, सही है। इसके अलावा आरबीआई के अधिकांश राज्यों की राजधानियों में रीजनल ऑफिसेस हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, क्या कहते हैं, सही सही। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई के छोटे छोटे भारत के कुछ शहरों में जो सब ऑफिसेस हैं, उप कार्यालय, बोलो क्लियर। इसके अलावा आरबीआई के कुछ ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, ट्रेनिंग कॉलेजेस। इसके अलावा एक शब्द सिखाते हैं, मूड बहुत अच्छा है हमारा, दैट इज जनरली मैं अपनी क्लास में पढ़ाता नहीं है, करेंसी चेस्ट, दैट इज करेंसी चेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, जितने भी लोग बैठे हैं सब पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं, जल्दी बोलो, टीचर सब जानता है दोस्तों। करेंसी चेस्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक कोई बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है, मान लो भिखना पहाड़ी मुसल्ला पर, जो भी हो दोस्तों, नया टोला पया टोला जो भी हो, तो यहाँ पे एक ब्रांच है एसबीआई की, ऊपर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसी ब्रांच के अंदर जो एसबीआई की एक ब्रांच है, या एसबीआई हो, पीएनबी हो, कोई भी हो, उसी के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, और इस ऑफिस में आरबीआई के लोग काम करते हैं। वो बंदा रोज घुसा है एसबीआई में, शाम को निकल रहा है एसबीआई से, और वो बैठ रहा है यहाँ जाकर, यहाँ इस बैंक के अंदर जो आरबीआई का ऑफिस है, तो वो बंदा एसबीआई के अंदर घुस रहा है, आ रहा जा रहा काम कर रहा है, वो एसबीआई का एम्प्लॉय नहीं है, वो आरबीआई का है। और दोस्तों इसी बैंक की ब्रांच को बोलते हैं करेंसी चेस्ट। हमारे भारत में लगभग 4,500, लगभग 2-3-400 ऊपर नीचे हो सकती, छोड़ो क्या करना, लगभग 4,500 बैंक की शाखाएं करेंसी चेस्ट का काम करती हैं। ये तो मैंने उस दिन बता दिया था आपको कि नोट कहां कहां छापे जाते हैं और कॉइंस कहां कहां ढाले जाते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बताया आपको कि वहां से नोट आपकी जेब तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों देखो, भले ही कॉइंस को ढालना भारत सरकार का काम है, नोट्स को छापना, लेकिन अलग अलग प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेसेस से आरबीआई नोट्स और कॉइंस को कलेक्ट करता है, कर लेता है। उसके बाद वो अपने रीजनल ऑफिसेस भेजता है। अभी तो बताया राज्यों की राजधानियों में, तुम्हारे पटना में गांधी मैदान के पास एक आरबीआई की बिल्डिंग है, वो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है दोस्तों। अलग अलग रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंच गया, वहां से उनके नियरेस्ट जो बैंक की ब्रांच है करेंसी चेस्ट, वहां पहुंच गया, वहां से आसपास की ब्रांच में पहुंच गया, वहां से आपके पास आ गए। तो ऐसे नए नोट सिक्के हमारे भारत में सर्कुलेट होते हैं। बोलो क्या समझ में आया? तो आरबीआई का इतना बड़ा नेटवर्क है, मुझे लग रहा पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। हेडक्वार्टर 4 जोनल ऑफिस राज्यों की राजधानियों में, रीजनल ऑफिस छोटे छोटे शहरों में, सब ऑफिस, कुछ ट्रेनिंग कॉलेजेस, और भारत में लगभग 4,500 बैंक की ब्रांचेस में करेंसी चेस्ट। बोलो सही है? कभी आपने सुना होगा दोस्तों कि फटे पुराने नोट होते हैं वो पर्टिकुलर उस बैंक की शाखा में बदले जाते हैं, ऐसा कभी किसी ने सुना? नहीं। उसके अलावा आरबीआई के सारे काम दिखता है यहाँ से बैठकर ये, लेकिन ये करेंसी चेस्ट ही बोलते हैं उसको, करेंसी चेस्ट ही होता है एक्चुअली वो, क्योंकि उसका संपर्क सीधे आरबीआई के साथ होता है। अरे बोलो बस ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम आपके साथ बात करेंगे आरबीआई के मेंबर्स की। पहले हमने थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य देखा, कार्यालय सारे देख लिए, अब हम बात करेंगे सदस्य। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आरबीआई का जो टॉप बॉडी है मेंबर्स की, उन्हें बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। कोई समझे, कोई समस्या? दोस्तों आरबीआई की जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है उसे हम क्या बोलते हैं फिर से? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई समस्या? दोस्तों जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनमें 2 प्रकार के ऑफिसर्स हैं। मतलब आरबीआई की जो सबसे टॉप बॉडी है जो पूरी आरबीआई को चलाती है, उसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें 21 मेंबर्स हैं। दिमाग में रखना कितने, राइट? उसमें 2 तरीके के ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिशियल मेंबर्स, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एक औपचारिक सदस्य और एक गैर औपचारिक सदस्य। कितने हैं? 2, एक औपचारिक सदस्य और दूसरा गैर औपचारिक सदस्य। सही है दोस्तों। जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनमें 5 लोग हैं बस, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। कोई समस्या? एक और 4 डेप्यूटी। वर्तमान में गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के? 26 में, और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। नाम बताइए। एक पूनम गुप्ता हो गई, एक का तो मैंने बताया था आपको, और दूसरे बस वही याद है, दूसरा एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, राइट? एम राजेश्वर राव, अभी कभी याद कर लो, एम राजेश्वर राव। दूसरी पूनम गुप्ता हो गई। तीसरे बताइए। नहीं, वो चले गए, अब वो तो हो गया ना। तीसरे हो गए स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन, राइट? चौथे बताइए। टी रविशंकर रिटायर हो गए अभी कुछ दिन पहले। नहीं, एमडी पात्रा चले गए, नहीं एमडी पात्रा चले गए। दोस्तों और बताओ। हाँ दोस्तों फिर से बोलो, शिरीष चंद्र मुर्मू। दोस्तों ये 4 लोग हैं, नाम आप लोग लिख सकते हैं या दिमाग में रखिएगा। दोस्तों एक हो गए, पेपर में आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नहीं है या है, तो आप याद रखना शिरीष चंद्र मुर्मू, ये सबसे आखिरी अपॉइंटेड है। टी रविशंकर अभी रिटायर हुए, उनकी जगह आइए शिरीष चंद्र मुर्मू। अगली बार क्या? सही है। दूसरे हो गए एम राजेश्वर राव, तीसरे हो गए पूनम गुप्ता, और चौथे हो गए स्वामीनाथन जानकी रमन, एस जानकी रमन भी कह सकते हैं, एस जानकी रमन। अभी ले आओ। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? ये देखो, ये 5 लोग हो गए। बोलो हो गए? आ जाओ। 21 लोग बताए मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5 ऑफिशियल मेंबर्स और 16 नॉन ऑफिशियल। इनमें सुन लो, नंबर पहला 4 जोन बताया आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनके डायरेक्टर्स। बोलो हो गए? 4 जोनल डायरेक्टर हो गए। दोस्तों 2 लोग वित्त मंत्रालय से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजती है, नॉमिनेट करती है। 2 हो गए। 4 दोस्तों, नहीं 10 अदर डायरेक्टर्स हैं, बस बात खत्म। दोस्तों 10 अदर डायरेक्टर्स, अन्य निर्देशक, 4 जोनल डायरेक्टर्स और 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य, तो टोटल 21 सदस्य हो गए। अब दोस्तों आरबीआई में बाकी की चीजें जो है वो फैक्ट्स हैं, सब फैक्ट्स ही है, लेकिन अब बाकी की चीजें रट्टा मारने वाली प्योरली। जैसे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जल्दी बताओ। अबे वो बताइए के देगा कैसे नहीं होगी। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, बताओ पहले गवर्नर। दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रैड टेलर, और तीसरे और प्रथम भारतीय सीडी देशमुख। वैसे एक बार, तीसरे और प्रथम भारतीय सीडी देशमुख।
कोई समस्या? मतलब वैसे तीसरे और भारतीय पहले, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। इनसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं, ध्यान सुन लो कौन है, तो जो आरबीआई के गवर्नर्स हैं वो वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर्स कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर्स की नियुक्ति होती है। लेकिन थोड़ा ज्ञान और लो कि आरबीआई के गवर्नर्स 3 वर्षों के लिए तो होते हैं, लेकिन इन्हें 65 साल की उम्र तक या 5 साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है। नहीं समझे? नहीं समझे? आरबीआई गवर्नर कितने साल के लिए होते हैं सिर्फ ये बताइए। और कोई मत बताना, दाएं बाएं रुक जाओ, बिल्कुल शांत, कहीं से आवाज आ गई मुझे दिख गया। हाँ, आरबीआई गवर्नर कितने साल के लिए होते हैं? कम से कम पहली सीट की तो शर्म करो। किसके ख्यालों में खोई थी? दांत दर्द दे रहा है इसलिए सुन नहीं रही तुम? कान, सर दर्द, और तुम लेके जा रही हो किसी मतलब कैदी को और वो छूट के चला जाओ, क्या कहोगी? सर दर्द हो रहा था इसलिए चला गया है? बहाने चपरासी बनाते हैं, अधिकारी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना जो हमने सिखाया तुम्हें। बोलो जी ऐसे नहीं समझे क्या? मतलब अधिकारियों के पास कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, सीधा सस्पेंशन होता है। क्या? तो वो 1 साल के लिए बनेगा बस। लेकिन सरकार इतनी उल्लू नहीं है कि 64 साल के बुड्ढे को 1 साल के लिए बना दे, ऐसा कभी करती नहीं है। सही है कि नहीं? सरकार भी तो चंड है भाई, है देख तो 1 ही साल के लिए रहेगा, कंडीशन यही है। क्या बात समझे? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट, राइट? बस 65 साल की उम्र तक दोबारा उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। नियुक्ति एक अपॉइंटमेंट कमेटी है और उसके हेड पीएम होते हैं, वो लोग करते हैं। उसका नाम है सिलेक्ट कमेटी। एक सिलेक्ट कमेटी होती है, वो करती है। पीएम और कैबिनेट के लोग मिलकर वित्त मंत्रालय के साथ ना। तो आरबीआई के गवर्नर्स पर कहानी समझ में आ गई? 3 साल के लिए ये सर दर्द हो रहा है तो अगर हम बात करें तो आरबीआई के गवर्नर 3 साल, मैक्सिमम 5 साल और 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले। सही है? थोड़ा आगे चलें दोस्तों। क्वेश्चन आता है आरबीआई कितने भाषा में नोट छापता है? तो 15। और ये 15 वो भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी है, राइट? 22 भाषाएं में से 15 भाषा। अगर आ जाए कुल हिंदी इंग्लिश भी मिला लो तो 17 हो जाएंगी। हिंदी इंग्लिश भी जोड़ लो तो 17। एक क्वेश्चन और आता है, आरबीआई की जो स्टैंप है, जो मोहर है, इसमें प्रतीक चिन्ह क्या है? तो टाइगर और पाम ट्री, चीता और ताड़ का पेड़। तुम्हारे बिहार में तो बहुत मिलता है ना? अच्छा, ताड़ी वाली पीते होगे तुम? तुम्हारे घर के पीछे मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन मौका मिलेगा कर सकते हैं। सिलेक्शन लो, पर चलेंगे भाई, एकदम प्योर होनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया आरबीआई। बोलो क्लियर है? लुक एट दिस, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पूरा का पूरा आरबीआई लिख रखा है। आइए आप देखिए, यहाँ से आप आरबीआई लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। जितनी भी बातें मैंने बोली हैं सारी बातें यहाँ मेंशन है। आइए एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रीड कर लेते हैं ना। स्थापना 1956, रॉयल आयोग लिखा है यहाँ पे, हिल्टन यंग लिखा भी है आयोग, अधिनियम 1934, गठन एक ऐसे सब कुछ लिखा है दोस्तों। 1947 तक बर्मा और 48 तक पाकिस्तान। देन आरबीआई डॉक्टर, अच्छा आरबीआई की जो अवधारणा है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब में पहली बात दोस्तों आरबीआई जैसी संस्था होनी चाहिए, इसकी बात हुई थी। इसका स्वामित्व, मतलब आरबीआई के भी पापा कौन है? वित्त मंत्रालय। बाकी मैंने यहाँ पे आरबीआई के उद्देश्य छोड़ो, 21 सदस्य के बारे में पूरा लिखा है। बोलो यस। 3 साल, 5 साल, 65 साल लिखा है। गवर्नर मतलब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, ये दोनों लोग। चलो बाकी ये गैर अधिकारिक वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। और ये देखो आरबीआई की शाखाएं और कार्यालय पढ़ाया था अभी आपको, 1935 में मुख्यालय कलकत्ता, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ जाओ, ये सब कहाँ सब देखो। आरबीआई कुछ ट्रेनिंग कॉलेज है, कुछ कॉलेज में आरबीआई वित्त पोषण करता है, मतलब फाइनेंस देता है पैसा, और आरबीआई उन्हें फाइनेंस देता है, स्पॉन्सर करता है, मतलब कुल मिला के। और ये देखो आरबीआई की कुछ सहायक कंपनी है, आप घर पे काम देता हूँ, डीआईसीजीसी, आप घर पे पढ़ोगे, लिख लो डीआईसीजीसी, ये आप घर पे पढ़ोगे। कम से कम 50-60 शब्दों में पढ़ना इसको। बाकी मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, आनंद आ जाएगा। डीआईसीजीसी का थोड़ा आइडिया दूं। आपने कभी ये सोचा है या नहीं सोचा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये मैं बताऊं कि आपका बैंक में पैसा जमा है, आपके पेरेंट्स का, मेरा बैंक में पैसा जमा है, और हम यहाँ आंख बंद करके चैन से बैठे हुए हैं, और मान लो कभी कोई बैंक ताला बंद करके भग गई, बैंक बंद हो गई, यहाँ लगे पड़े दोस्तों दिन रात मेहनत कर रहे। तुम तो अभी आए, सुबह 8 बजे आते हैं क्लास, तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जान रहे, तो अपने लिए कर रहे, तुम अपने लिए कर रहे, खत्म बात। तुम्हारे समझ? तो भाई एक बात सोच के देखो बस, कि अगर मान लो कभी कोई बैंक शटडाउन हो गई, ताला बंद हो गया, बर्बाद हो गई, फिर क्या होगा? ऐसा सोचना चाहिए आपको। इसलिए बड़े ध्यान से मुझे सुन लो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, अभी तो बताया था सब्सिडरी, तो आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, और एक सब्सिडरी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, सालबोनी वेस्ट बंगाल एंड मैसूरू कर्नाटका। याद आया? जो नोट छापती है, ऐसी एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, जो आप घर पे आज पढ़ेंगे। टास्क है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है कि जो भी पैसा लोगों का बैंक में जमा है, उस पैसे पर इंश्योरेंस देने का काम करता है डीआईसीजीसी। एवरीवन, क्या अगर मान लो कभी कोई बैंक बंद हो गई तो आपको चिंता नहीं करनी, आपका पैसा कौन देगा? डीआईसीजीसी। लेकिन ये इंश्योरेंस देगा सिर्फ 5 लाख तक के जमाओं पर। 5 लाख से देखो तो आपको चिंता नहीं करनी कि हमेशा कोई बैंक भाग के नहीं जाती, क्योंकि बैंक तो आरबीआई के अंडर में है, तो वो बैंक हमेशा मर्ज होती है दूसरी बैंक में, तो आप उस बैंक के कस्टमर बन जाएंगे, खत्म बात। जैसे जिन जिनका कैनरा बैंक में अकाउंट था, अब वो सिंडिकेट बैंक में था, अब वो कैनरा में चली गई, तो दोस्तों आप कैनरा के कस्टमर बन गए, खत्म बात। बोलो यस ना? सही है? तुम लोग गधे हो ना, इसलिए सहारा बैंक नहीं था, सहारा एनबीएफसी था, सहारा। बोलो क्लियर? और जो डीआईसीजीसी है, ये एनबीएफसी की जमाओं को इंश्योरेंस नहीं देता। हो गया? देखो सारा एनबीएफसी था भाई। चलो खैर सुनो मुझे ध्यान से। आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं,
पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हुआ तो वो क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से आरबीआई की सब्सिडरी कौन है या नहीं है। तो डीआईसीजीसी, बीआरबी, एनएमपीएल, इफ्तास, रीबिट, आरबीएचआई, वैसे नाम याद रखना है। ये हो गया रीबिट और ये हो गया दोस्तों इफ्तास और आरबीएचआई। आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इज इट ऑलराइट ना? अब देखो मैंने ये सब लास्ट में आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स बोले, फैक्ट वो सब लिख दिए मैंने। आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ के साथ हुई थी, पूंजी के साथ, एक निजी कंपनी के तौर पर। प्रथम गवर्नर पहले भारतीय गवर्नर, आप मत बोलो। 226 में गवर्नर संजय मल्होत्रा, 25 में, 24 में, 23 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 15 में गवर्नर, आप मत बोलो। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 15 में गवर्नर रह चुके। बेनेगल रामराव दोस्तों आरबीआई के इकलौते गवर्नर हैं जो 7 वर्षों तक रहे, सबसे लंबी अवधि के, एक्सेप्शनल कंडीशन है। एंड दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर मैंने आपको बता दिया, एम राजेश्वर राव। टी रविशंकर की जगह कौन बताया मैंने आपको? नहीं, मुर्मू आपको बताए, एंड स्वामीनाथन जानकीरामन, और एक कौन है और? पूनम गुप्ता। नाउ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह बाघ, और बाघ नहीं कहेंगे, हमें सिंपल कहेंगे टाइगर, चीता। बोलो यस। कितनी भाषाओं में नोट छापता है? 15। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि जो आरबीआई है, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, जो आरबीआई है इसकी रिपोर्ट दोस्तों डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो वित्तीय स्थिरता, आप मत बोलो, सुनो यार मुझे। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, वार्षिक, ये नहीं है, ये तो हो गया दोस्तों। और ये हो गया कि ये जो रिपोर्ट है ये वार्षिक है, बस बाकी ये काट दो दोस्तों। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट और वित्तीय समीक्षा पर रिपोर्ट, इतनी सारी रिपोर्टें आरबीआई बनाता है। तो स्मार्ट नोट्स बनाए मैंने, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं दोस्तों। ये सब तो फैक्चुअल चीजें हैं ना, इनको क्या ही लिखवा के टाइम पास करवाना आप लोगों का। दोस्तों अपन ने क्या 15-20 मिनट में पूरा आरबीआई पढ़ लिया, इससे क्या होगा? घर पे जाके 10-12 बार पढ़ लो, आपका पक्का हो जाएगा। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें, मैंने बहुत स्मार्टली लिखा कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 6 महीने में एक बार आती है, मतलब साल में 2 बार। मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी 2 बार आती है, और मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 1 बार आती है। ये भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है। बोलो जी यस। और लास्ट में आरबीआई के कार्य, तो आरबीआई के कार्य बिल्कुल, और हाँ ये और ये आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो आप मान लो 5 स्टार है, मतलब ये क्वेश्चन तो सब है। तो मैं पहला कार्य बोलता हूं, इशुइंग करेंसी, करेंसी जारी करना। स्टेटमेंट सही है गलत है? स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है, क्योंकि करेंसी में तो कॉइंस भी आते हैं और आरबीआई कॉइंस मिंट नहीं करता, इसलिए मुझे कहना चाहिए इशुइंग नोट्स। लेकिन अगर पेपर में आ जाए इशुइंग करेंसी और बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो आप उसे अपने आप समझ लेंगे, लेकिन आपको मैंने बारीकी से बता दिया। बोलो यस। दोस्तों सभी बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई कहते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। और दोस्तों सरकार की बैंक कौन है? यहां पर दिमाग में एक पॉइंट नोट कर लें, केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की बैंक भी कौन है? आरबीआई। बोलो क्लियर दोस्तों। साथ में अगर मैं बात करूं, जब भी किसी बैंक के पास लोन देने के लिए, नहीं जब भी किसी बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए तो आखिरी दरवाजे, इसे कहते हैं अंतिम ऋणदाता के रूप में, लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट। बोलो क्लियर है। साथ में एक बात और जान लो दोस्तों कि सभी बैंकों की समय समय पर सुपरविजन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण करने का काम, बैंकों को लाइसेंस देने का काम, बैंकों के लाइसेंस को जब्त करने का काम, इवन बैंकों को शाखा विस्तार का लाइसेंस देने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। जैसे बोलते हैं बैंकों का सुपरविजन, बैंकों का पर्यवेक्षण। बोलो क्लियर। अपार्ट ऑफ दैट दोस्तों एक बात और कि अगर पूरे भारत में जो लाइक फॉरेन करेंसीज हैं वो किसकी कस्टडी में? तो विदेशी मुद्रा संग्रहण, ये सारे के सारे आरबीआई के क्या हो गए? कार्य। बोलो यस। और दोस्तों मुद्रा ऋण या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, ये तो आप जानते हैं, मौद्रिक नीति। अरे बोलो यस। तो दोस्तों ये सारी फाइल आपके में अपलोड हो चुकी है, आप घर जाके पढ़िएगा। यहां तक हम बैंकिंग खत्म, कल हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, नया चैप्टर क्या पढ़ेंगे? हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। कल